topic will be titled as the Chishtis in the subcontinent. आई थिंक आपने शायद ये हेडिंग भी सुन रखी होगी, और हेडिंग नहीं सुन रखी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ चिश्ती कौन होते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम्स में अगर शेखों की तादाद है, जिसे हम कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि जिनकी सबसे ज्यादा दरगाहें मज़ारें बनी हुई है या मरकज बने हुए हैं, उनमें चिश्ती ही आते हैं। अंडरस्टूड? चाहे वो निजामुद्दीन हो दिल्ली वाले, चाहे वो अजमेर वाले मोइनुद्दीन जी हो, और भी कई तरह के चिश्ती भारत में, प्लस भारत के इधर उधर जितने भी भारत उपमहाद्वीप में और देश थे, जब ये इस्लाम यहाँ पर पधारा तो इस्लाम के यहाँ पर पधारने के बाद चिश्तियों का बोलबाला भारत में हो गया। अब आप कहोगे भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भाई आज के कंटेक्स्ट में तो मुझे इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही बोलना पड़ेगा उस टाइम के लिए, बिकॉज आज का जो इंडिया है वो उस वक्त का इंडिया नहीं था। इसलिए आज के दौर में हम कोई भी चीज हिस्ट्री में अगर मिडिवल टाइम में पढ़ते हैं तो हम इंडिया की जगह इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर्ड यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं चिश्तियों का इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या रोल रहा। या वी कैन से दैट in enrolling the propagation of Islam, what was the role of Chishtis in the subcontinent of India? सबसे पहले देख लेते हैं चिश्ती थे कौन। Chishtis, the group of Sufis who migrated to India in the 12th century, becoming most influential of all by adapting into the local environment and adopting various Indian devotional traditions. सबसे पहले हमने इस्लाम प्रोपगेटर्स में खानकाहा से जुड़कर बात की। आफ्टर दैट हमने सिलसिलात से जुड़कर बात की जो 11th सेंचुरी के आसपास इंडिया में आए। आफ्टर दैट जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसकी वजह से इस्लाम कॉन्जिक्यूटिव वे में इंडिया में प्रमोट हुआ और प्रोपगेट हुआ, वो थे चिश्ती। चिश्ती कौन थे? ये भी सूफियों का एक ग्रुप था जो 12वीं शताब्दी यानी कि 12th सेंचुरी के आसपास इंडिया में माइग्रेट हुआ। और जब ये इंडिया में माइग्रेट हुआ तो इंडिया में माइग्रेट होने के बाद इनका जो इतिहास है, इनकी जो हिस्ट्री हम आज पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये बोला भी जाता है और ये किताबों में लिखा भी गया है कि चिश्तियों के आने से पहले तक इस्लाम की जितनी भी कम्युनिटीज इंडिया में आई थी या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई थी, उन सब में इस्लाम को प्रोपगेट करने में, इस्लाम को समझाने में, इस्लाम को दुनिया तक पहुंचाने में, या इस्लाम को भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग संस्कृति के लोगों से जुड़कर प्रोपगेट कराने में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल अगर कोई कम्युनिटी थी मुस्लिम्स में या इस्लाम में, वो चिश्तियों की थी। यानी कि सूफियों की सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी रही है चिश्ती इंडियन सबकॉन्टिनेंट में तो एटलीस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिलसिलात के मुकाबले या उससे पहले आई इस्लामिक कम्युनिटीज के मुकाबले जल्दी इंडियन लोकल एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की ताकत रखते थे। और लोकल एनवायरनमेंट में इनकी जो अडेप्शन की टेक्निक थी वो इतनी बेहतर थी कि ये क्या करते थे, ये आते थे और आने के बाद इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशंस में अपने आप को मत लेते थे, अपने आप को क्या कर लेते थे, ब्लेंड कर लेते थे, जिसकी वजह से इनको लोग जल्दी समझ जाते थे। दैट्स वाई इनकी मदद से इस्लाम और इस्लामिक ट्रेडिशंस या सूफी ट्रेडिशंस जितनी स्पीड से प्रोपगेट हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उससे पहले वो सिलसिलात से नहीं हो पाए या उससे पहले जो कम्युनिटीज आई थी उनसे नहीं हो पाए। ये बुक कह रही है, आई डोंट एग्री विद दिस डेफिनेशन, बट बुक कह रही है तो मानिए आप। नाउ अब आते हैं खानकाहा, क्योंकि खानकाहा के बारे में हम बात कर चुके हैं। खानकाहा क्या होती थी एक तरह से एक और, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि हमने बात कर ली खानकाहा क्या होते थे, ये खानकाहा क्या होती थी। सेकंड, आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट सिलसिलास, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट चिश्तीज। उसमें पहला टॉपिक है लाइफ इन द चिश्ती खानकाहा। भाई उर्दू में आप अक्सर सुनते होंगे या कभी फिल्में आप देखते हैं जिसके अंदर मुस्लिम कैरेक्टर ज्यादा हैं या मुस्लिम ट्रेडिशन पर कोई फिल्म बनी हो, पर बशर्ते हिस्टोरिकल, तो उसमें एक दो बार या दो चार बार आप वर्ड यूज होते हुए देख लेते होंगे खानकाहा, हमारी खानकाहा में पधारी है। तो खानकाहा क्या होता है? असल में जैसे हमारे घर का ड्राइंग रूम होता है ना, उसी प्रकार से खानकाहा हुआ करते थे पहले। किनके केसेस में? किनके केसेस में? सिलसिलात के केसेस में, या दूसरी जो आपकी सूफी कम्युनिटीज के केसेस में, या फिर चिश्तियों के केसेस में। यानी कि सूफियों की अपनी एक खानकाहा होती थी जहां पर वो दरबार के मालिक होते थे और बशर्ते वहां पर एक सामाजिक मीटिंग बैठा करती थी या सोशल मीटिंग्स बैठा करती थी उनकी लीडिंग में, उनकी हेडिंग। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज खानकाहा एज पर द परसेप्शन ऑफ चिश्ती। तो खानकाहा एक्चुअली में क्या थे? खानकाहास वर एक्चुअली द सेंटर्स ऑफ सोशल लाइफ।
यानी कि खानकाह एक्चुअली में केंद्र हुआ करते थे जहां पर सामाजिक मीटिंग्स हुआ करती थी, जहां पर सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, यानी कि सोशल लाइफ की चर्चा हुआ करती थी। सिंपल। और हेडिंग कौन करते थे उनकी? ऑब्वियसली जिनके नाम पर वो खानकाह होती थी। और खानकाह किनके नाम पे होती थी? जो भी हमारे सूफी जी होते थे चिश्तियों में। तो अब आप समझ गए होंगे कि चिश्ती खानकाह क्या थी, जहां पर चिश्ती लीडर थे या हेड थे, और उनकी लीडिंग और उनकी हेडिंग में सोशल गैदरिंग्स एंड मीटिंग्स हुआ करती थी। और सो कॉल्ड उनके डिवोटर, सो कॉल्ड उनके डेडिकेटर, सो कॉल्ड उनके फॉलोवर्स उनकी शरण में आया करते थे और दुआ दुअल्लभ करते थे और बातें करते थे और समाज के सो कॉल्ड सुधारने की बातें करते थे या सुधारने की स्कीम वहीं पर तय होती थी। या फिर मैं ठेठ भाषा में बोलूं तो इस्लाम को कैसे प्रोपगेट करना है, इस्लाम को कैसे बढ़ाना है, उस पर चर्चा होती है। आप कहोगे सर एक आध एग्जाम्पल ले लीजिए। So one example we can take as I think I have taken that reference of giving example of 2 or 3 times. That is example निजामुद्दीन मोइनुद्दीन, निजामुद्दीन चिश्ती। निजामुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह जो आज दिल्ली में है, हॉस्पाइस बोल रहे हैं हम इसको। हॉस्पाइस एक तरीके से पिलग्रिम प्लेस होती है या श्राइन प्लेस होती है, जिसके नाम पर भी हो। तो यहाँ पर निजामुद्दीन हॉस्पाइस मतलब निजामुद्दीन जी के नाम पर बनी हुई निजामुद्दीन जी की पवित्र दरगाह, जिसको आप अलग से वर्ड ब्रैकेट पर मैंने दरगाह भी डाला हुआ है। अंडरस्टूड? तो आई थिंक लेट्स टेक फर्स्ट पॉइंट। जैसे आप कहोगे निजामुद्दीन हॉस्पाइस के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए सर। वैसे तो आपने नाम सुना होगा, बट आई थिंक नाम सुनने में और उसकी थोड़ी सी आइडेंटिटी को पहचानने में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज निजामुद्दीन या व्हाट इज निजामुद्दीन हॉस्पाइस और दरगाह एंड वेयर इज इट। फर्स्ट पॉइंट, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन गियासपुर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। देन उस वक्त दिल्ली तो आज का है, उस वक्त तो दिल्ली बीच का हुआ करता था, बहुत एक छोटा एरिया था जिसको हम इंद्रप्रस्थ बोलते थे। उसके बाहर का सारा एरिया जो था वो दिल्ली का आउटस्कर्ट्स। भाई आज तो दिल्ली काफी एक्सपेंड कर चुका है। इधर आप बोलिए गुड़गांव तक एक्सपेंड कर रहा है, आप बोलिए इंडिया तक एक्सपेंड चुका है, उधर हरियाणा में आप जाए तो आप नगर से भी आगे तक एक्सपेंड कर चुका है। उधर आप रोड पर चले जाइए, उधर भी कई हद तक एक्सपेंड वो कर चुका है। तो कहने का मतलब आज जो दिल्ली है उस वक्त ऑब्वियसली दिल्ली नहीं था। तो वक्त के हिसाब से रेशन बताई जा रही है निजामुद्दीन हॉस्पाइस की। यमुना नदी के किनारों पर आप कहोगे यमुना नदी के, पहली बात गियासपुर नाम की एक जगह थी जो आज दिल्ली के अंदर आती है और दिल्ली के अंदर एक कॉलोनियल आप कह सकते हैं टेरिटरी में गिनी जा सकती है। बट उस वक्त वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर हुआ करती थी, यानी कि दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थित एक जगह थी गियासपुर। गियासपुर से यमुना नदी निकलती थी और यमुना नदी के किनारों पर ही एक दरगाह बनी थी या हॉस्पाइस बनी थी जिसका नाम है निजामुद्दीन हॉस्पाइस या निजामुद्दीन दरगाह। यानी कि जहां पर आज निजामुद्दीन जी की दरगाह है, ठीक है, वो जगह दिल्ली के बाहर हुआ करती थी कभी। और उस जगह का नाम क्या हुआ करता था? गियासपुर। और आज भी नाम तो गियासपुर ही है उसका, बट गियासपुर नाम से अब लोग उसको जानते नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल दैट प्लेस इज फेमस फॉर निजामुद्दीन चिश्ती, फॉर दैट दरगाह, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे लीडर्स आते हैं वहाँ पे। अंडरस्टूड? जिसका कि आप जानते भी होंगे तबलीगी जमात अभी की जहाँ आई थी वो वहीं आई थी, ड्यू टू विच द कोरोना एक्सप्लोडेड इन दिल्ली। Second point, contained many small rooms with a big hall, Jamaat Khana, for the living and prayers of the visitors along with the inmates. अब आप कहोगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिए निजामुद्दीन दरगाह का। भाई कभी आपका जाने का मौका लगे तो आप जाके देख लीजिएगा, बट अगर आपका जाने का मौका नहीं लगता है तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस निजामुद्दीन हॉस्पाइस वाज, या व्हाट काइंड ऑफ प्लेस निजामुद्दीन हॉस्पाइस इज। पहली बात तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे थे। अब आप कहोगे कैसे सर? आप देख लीजिए, अब जैसे भी बना रखा हो उसको। आज तो खैर वो इलीगल तरीके से 7-8 फ्लोर बना रखे हैं उसने। उस टाइम पे आई थिंक वो कैसे बना रखा था, एक तरीके से जैसे वो इमाम बाड़ा होता है ना, इबादत खाना मुस्लिम्स का, कि भाई वहां पर आराम भी कर लो, वहां पर कई दिन रह भी सकते हैं और वहां पर इबादत यानी कि उनके हिसाब से प्रेयर्स भी कर सकते हैं, वहीं पर उठ बैठ कर सब कुछ कर। तो इस तरीके से वो पर्पज ही ये था। क्योंकि उनका पर्पस क्या था? यही था, क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे और दूर दूर से लोग आकर वहां पर कई कई दिन रहते थे। तो ऑब्वियसली वहां पर आप सिर्फ दरगाह यानी कि इबादत करने के लिए तो आप सिर्फ मस्जिद टाइप बना नहीं सकते। तो इसीलिए उसके अंदर छोटे छोटे कई सारे रूम्स थे, प्लस बीच में एक बहुत बड़ा हॉल था जिसका नाम था जमात खाना। जैसे जहां पर लेक्चर होता है सो कॉल्ड, इनके हिसाब से जो मुस्लिम्स के हिसाब से इनकी जो संतवाणी बोली जाती है इनके मौलवियों के द्वारा या इनके जो ज्ञानी है इनके द्वारा, यानी कि जहां पर
बड़े हॉल में जहां पर नॉलेज ऑफ इस्लाम प्रोपगेट की जाती थी सबको एक साथ बिठाकर, वो एक बड़ा हॉल हुआ करता था। बाकी आराम करने के लिए और आई थिंक आपको अकॉर्डिंग टू द लेवल्स, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, छोटे छोटे रूम्स है जिसमें जाके लोग अपनी आराम कर सकते थे। तो उस हॉल को हम उर्दू में कह सकते हैं जमात खाना, जिसका नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है, और जमात क्या हुआ करती थी? जमात वो हुआ करती थी जो लोग वहां जाकर इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द ईयर या ऑफ द मंथ में वहां पर ज्ञान लेने जाते थे और ज्ञान लेकर ले जाते थे वापस। फॉर द लिविंग एंड प्रेयर्स ऑफ द विजिटर्स अलोंग विद द इनमेट्स। मैंने आपको पहले ही जो बता दिया है, इसमें अगली लाइन में आ रहा है, छोटे छोटे रूम और एक बड़ा हॉल जिसका नाम था जमात खाना। किस चीज के लिए थे भाई? छोटे छोटे रूम तो इसलिए थे कि जो लोग वहां पर विजिट करने जा रहे हैं, बहुत दूर दूर से जाते थे, ऑब्वियसली उस टाइम ट्रांसपोर्ट का भी इतना एफिशिएंट मीडियम के रूप में ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो भाई देखिए, एक तो उस दरगाह के अंदर के जो दरगाह में रहने वाले इनमेट्स थे, भाई वो तो रहते ही थे वहां पर, उनके लिए भी रूम्स चाहिए थे, along with the visitors who used to come to that dargah from far off places, from distance of places, distant places, तो उनके लिए भी वो रूम्स थे जिससे कि वो वहां रह भी सके। along with जो बड़ा हॉल हुआ करता था जिसको हम जमात खाना बोल सकते हैं, that big hall was made for the purpose for offering prayer, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते थे, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर इबादत करते थे, जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होकर सो कॉल्ड, जैसे कि आप जानते हैं नमाज अकेला पढ़ना पसंद नहीं करते। कोरोना के अंदर हॉस्पिटल में भी नमाज आई थिंक इकट्ठा ही पढ़ी है। तो आई थिंक एक तरीके से हर जगह बिकॉज दे कंसिडर जमात खाना, तो आई थिंक इसलिए जमात खाना बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इनमेट्स। भाई इनमेट्स कौन होते हैं? मैंने इनमेट्स वर्ड यूज किया था, वो तो हुवर इनमेट्स अकॉर्डिंग टू निजामुद्दीन चिश्ती दरगाह, फैमिली मेंबर्स ऑफ द शेख एंड हिज फॉलोवर्स। अब आप समझ गए, इनमेट्स वो थे जो वहीं पे रहते थे। अब ऑब्वियसली भाई जिनके नाम पर वो दरगाह बनी हुई है, एंड दैट दरगाह वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द नेम ऑफ निजामुद्दीन चिश्ती, तो उनके इनमेट्स कौन होंगे? उनके इनमेट्स कौन होंगे भाई? उनके फैमिली मेंबर्स और उनके फॉलोवर्स। भाई उनके फैमिली मेंबर्स, उनके इनिशियल प्रोपगेटर्स। ठीक है, और शेख यहाँ वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली उनको शेख वर्ड से ही यूज किया जाता था, क्योंकि चिश्ती भी तो शेख ही हुआ करते थे। अब आप बात करेंगे सर हमें थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बता दीजिए कौन कहाँ पे रहता था। निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह को आपने रेफरेंस ले ही रखा है, मैं कहूंगा ओके, आई विल मेक यू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेख जिनके नाम पर वो दरगाह होती थी, तो आई थिंक आप कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि सर दरगाह तो मोइनुद्दीन चिश्ती जी के नाम पे हुआ करती थी या किसी के भी नाम पर हुआ करती थी। जो और भी शेख हुआ करते थे बाद में, अगर उनके बाद भी जाने के बाद वहां पर किसी को पोस्ट तो देनी होती थी, वो जो शेख होता था उसकी फैमिली प्लस जो फॉलोअर्स होते थे उनको, वो भी वहीं रहते थे। तो अब देखिए, शेख तो सबसे ऊंची पोस्ट पर बैठा है जो पूरी की पूरी दरगाह को मैनेज कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑन द हॉल रूफ वेयर ही मेट विद द विजिटर्स इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग। आपको मैंने बताया था क्या था, छोटे छोटे रूम साइड में कोर्टयार्ड की तरह बीच में जगह, उसको हम बिग हॉल कह सकते हैं, जिसको हम जमात खाना। ठीक है, अब उसी हॉल के ऊपर एक रूफ होता था, छत, और उसी छत के ऊपर साइड में एक छोटा सा कमरा होता था जिसको हम कहते थे, जहां पर शेख साहब रहते थे। और शेख साहब उस कमरे के अंदर जब चले जाते थे, वो बिना टाइम के किसी से नहीं मिलते थे, या तो वो सुबह मिलते थे या शाम को मिलते थे। किन से? विजिटर, अपने फॉलोवर्स से या जो उनसे मिलने आते थे दूर दराज एरिया से। सेकंड पॉइंट, a veranda surrounding the courtyard with a boundary wall around the complex। मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, इधर उधर रूम, ठीक है, बीच में कोर्टयार्ड, और कोर्टयार्ड के सराउंडिंग आई थिंक पिलर्स लगे हुए होते थे, और पिलर्स के और रूम्स के बीच में स्पेस होता था जिसको हम वरांडा कह सकते हैं। ठीक है, और वरांडा के जस्ट बैक में एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी जो पूरे कॉम्प्लेक्स को आप कह सकते हैं, या फिर मैं देखूँ क्या बोल रहा हूँ भाई, रूम्स, रूम्स के बाद वरांडा, वरांडा के बाद कोर्टयार्ड, और जहां पर रूम्स खत्म हो जाते थे उसके पीछे एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल खड़ी हो जाती थी जो पूरे कॉम्प्लेक्स को बाउंड्राइज कर देती थी या पूरे कॉम्प्लेक्स को सेपरेट कर देती थी उस पूरे एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, became a refuge for the neighboring people during the Mongol invasion। निजामुद्दीन चिश्ती की अगर कुछ स्पेशल फीचर्स पर बात करें, तो आई थिंक जब मंगोल्स ने अटैक किया था इंडिया पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन, उससे पहले भी कई बार किया था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे तो किया ही था, बट अलाउद्दीन खिलजी ने उसको फेल कर दिया था। उससे पहले भी मंगोल्स ने जब अटैक करने की कोशिश की थी तो जितने भी आसपास के लोग थे उस दरगाह के आसपास के, उन सब लोगों ने उस दरगाह में जाकर ही शरण ली, यानी कि रेफ्यूज लिया था। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द नेबरिंग पीपल became refugees of that dargah during the time of Mongol invasions to protect their life and
to protect their life and for their self protection. नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज एन ओपन किचन. उस वक्त उसमें किचन की बात हम करें तो खुली किचन भी होती है. जब ओपन किचन को हिंदी में हम लंगर बोलते हैं, जैसे गुरुद्वारों में आप देखा होगा, मंदिरों में भी चलता हुआ देखा होगा, तो उस दरगाह में भी एक लंगर चलता था. रन ऑन अनआस्क्ड चैरिटी फुतूह. अब ऑब्वियसली भाई लंगर चलने का मतलब होता है 24 घंटे खाना चलना. तो उस दरगाह में 24 घंटे खाना चलता था. अब आप कहोगे पैसे कहाँ से आते थे, तो दैट दरगाह यूज्ड टू रन ऑन चैरिटी. अब आप कहोगे चैरिटी मतलब मांग कर पैसे, चंदा लिया जाता था. नो चंदा, अनआस्क्ड चैरिटी, यानी कि जिसकी जो श्रद्धा है वो वहां पर चैरिटी के नाम पर पैसे देता था, उसी पैसे पर वहां का लंगर चलता था. और वो पैसा आप छोटा मोटा मत समझिए, आज अरबों में इकट्ठा होता है, उस टाइम भी पता नहीं कितना इकट्ठा होता था. और अनआस्क्ड चैरिटी को इस्लामिक लैंग्वेज में अगर हम बात करें या अरेबिक वर्ड में यूज करें तो क्या बोलते हैं अनआस्क्ड चैरिटी को? फुतूह. फुतूह, FUTUH. नेक्स्ट पॉइंट, पीपल, जिसमें कि सोल्जर्स आते हैं, स्लेव्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, along with other communities of Muslims जो फंडामेंटलिस्ट तरीके से इस्लाम को प्रमोट करने में यकीन रखते थे, जो ऊपर हमने बात की, लाइक कलंदर्स. उसके अलावा हिंदू जोगी समझ रहे हैं आप, जो आई थिंक भगवा रंग पहनकर संत महात्मा हिंदू धर्म के होते हैं, केम फॉर डिसिपलशिप. वो उस दरगाह में जाते थे, यानी कि हर तरह का व्यक्ति जाता था एज पर द बुक इज सेइंग. सोल्जर्स, स्लेव्स, पोएट्स, ट्रैवलर्स, सब केम फॉर डिसिपलशिप, एमिल. तो वहां पर ये लोग जाते क्यों थे भाई? या तो जाते थे निजामुद्दीन साहब की भक्ति करने की, भाई हमें आप अपना डिसिपल बना लीजिए या हमें आप अपना फॉलोवर बना लीजिए. एम्यूलेट्स या फिर ताबीज, ताबीज तो रट्टम कराने जाते थे. एंड इंटरसेशन ऑफ द शेख, या फिर वहां पर जो शेख साहब की वाणी होती थी उस वाणी को सुनने जाते थे अलग अलग मैटर. प्रैक्टिस एडॉप्टेड फॉर शेख. अब शेख से जुड़कर कुछ जानकारी ले लेते, जो कि असल में होता ही था. हर दरगाह में शेख होता था और शेख के नाम पर ही दरगाह होती थी. फर्स्ट पॉइंट, सोर्स. तो ले लेते हैं भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो शेख के लिए जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई थी उसकी सोर्स क्या है? अब भैया सोर्स तो उस टाइम के जो राइटर्स हैं या उस टाइम के जो पोएट्स हैं वही होंगे. तो यहाँ पर निजामुद्दीन से जुड़कर अगर हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है तो फॉर अटेनिंग एंड ग्रैबिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चिश्ती दरगाह, द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन चिश्ती, according to which I think we have to know that what was the practice adopted by the sheikh in that. तो उसके लिए पहली बात तो हम पढ़ेंगे सोर्सेस क्या है हमारे पास. आमिर हसन सिजजी, सिजजी ये राइटर थे. उसके अलावा अमीर खुसरो, इनका नाम आपने सुना होगा, जो अलाउद्दीन खिलजी के आई थिंक कह सकते हैं कि कोर्ट पोएट भी थे, उनके दरबार के कवि भी थे. ठीक है. और अमीर हसन सिजजी भी कवि थे, अमीर खुसरो भी कवि थे. अमीर खुसरो बोल लो, आमिर खुसरो बोल लो, बट अमीर खुसरो ही बोलो. एंड जियाउद्दीन बरानी, और एक जियाउद्दीन बरानी नाम के इतिहासकार हुए. इन्होंने भी काफी डिटेल में शेखों के बारे में लिखा है, और निजामुद्दीन जी के बारे में तो बहुत ही ज्यादा लिखा है. तो ये तीन बड़ी सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पर हम शेख की लाइफ स्टाइल पर टिप्पणी करेंगे. ठीक है. पहला, बॉइंग टुवर्ड्स द शेख एंड ऑफरिंग वाटर टू द विजिटर्स. पहला तो शेख साहब की जिंदगी में पहला मुअल्लम क्या होता था भाई, या आप कह सकते हैं फर्स्ट फीचर क्या होता था, कि जो भी विजिटर या फॉलोवर आता था वो शेख साहब के सामने गर्दन झुकाता था. ठीक है. और गर्दन झुकाने के बाद शेख साहब अपने हाथ से उनको पानी देते थे, जिसको उर्दू में जमजम बोला जाता है, पवित्र पानी, पायस वाटर. ठीक है. वो अपने हाथों से देते थे और फिर उसको प्रसाद समझ के विजिटर्स जो है पी लेते थे. सेकंड पॉइंट, शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स. भाई शेख साहब जो होते थे उनके खुद के भी बाल नहीं होते थे. ठीक है. अपना सर पे कोई बाल नहीं रखते थे. अब अहमद शाह अब्दाली, जो आई थिंक यू मस्ट हैव सीन द मूवी पानीपत, उन्होंने भी खोपड़े पे कोई बस बाल नहीं रख रखे थे. वो अपने आप को शेख से बड़ा ही समझते थे. बहुत आलिमदार हूँ मैं, इस्लाम का ठेकेदार हूँ मैं, लाइक दैट आई थिंक यूज्ड टू कंसीडर हिमसेल्फ. आई थिंक आप समझ सकते हैं उनकी सोच किस तरह की थी. तो आई थिंक उसके बाद वो अपने तो सर के मतलब अपने तो आप कह सकते हैं कि सर पे बाल होते ही नहीं थे शेख साहब के. साथ में जो शुरुआती दौर में आते थे, ठीक है, धर्म के बारे में आई थिंक अपने जमात में उन उन लोग इनिशिएट स्टार्टिंग लेवल पर जो आते थे उनको भी अपना हेड शेप कराना होता था, और वो किनकी निगरानी में होता था? शेख साहब की निगरानी में होता था. थर्ड, योगिक एक्सरसाइजेस टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशन. अब आप अच्छी तरह जानते हैं इस्लाम का योगा से कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज
इस्लाम से कोई लेना देना था नहीं, बिकॉज यौगिक ट्रेडिशंस इंडियन ट्रेडिशंस में आते हैं। तो भाई आप अच्छी तरह जानते हैं कि चिश्ती इन बातों के लिए माने जाते थे कि इंडिया के अंदर आकर वो इंडिया के लोकल ट्रेडिशंस में अपने आप को ब्लेंड कर गए। तो अपने आप को ब्लेंड वो कर गए, इसी वजह से आई थिंक उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ गई और हम बहुत सारे मतलब लोकल रिलीजन के लोग यानी कि हिंदू स्पेशली उनको फॉलो करने लग गए। तो आई थिंक यौगिक एक्सरसाइजेस भी निजामुद्दीन साहब की चिश्ती साहब की दरगाह में कराई जाती थी, जिससे कि लोकल लोगों को अच्छा लगे, यानी कि उनके लिए भी वो जगह बने और वो भी आके शेख की वाणी सुने और उसमें से काफी लोग इस्लाम में भी कन्वर्ट हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल स्पिरिचुअल सक्सेसर्स अपॉइंटेड बाय द शेख टू सेट अप हॉस्पाइसेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। उसके बाद शेख साहब अपने कई सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट करते थे। क्या कहते थे? सबको अपॉइंट करते थे और अपॉइंट करके कहते थे भाई कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जगह जगह पर जाओ और मेरी ऐसी कई तरह की दरगाहों को स्थापित करो, स्टैब्लिश करो, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो चिश्ती होते थे या स्पेशली निजामुद्दीन जी की भी बात करें तो इनकी जो टीचिंग्स थी और इनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत तेजी से आग की तरह फैली और इनकी वजह से इस्लाम भी बहुत तेजी से आग की तरह प्रमोट हुआ और प्रोपगेट हुआ और शेख साहब तो पॉपुलर हुए ही हुए। और ऐसे इस तरह की प्रैक्टिस की वजह से शेख साहब लगातार सबकॉन्टिनेंट के अंदर इंक्रीजिंग लेवल पर उनके श्राइन्स भी बढ़ते चले जाते थे, पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली जाती थी, फेम भी बढ़ता चला जाता था, अलॉन्ग विद उनके एंसेस्टर्स। सपोज निजामुद्दीन जी चले गए तो उनकी जगह जो शेख आया वो भी यही करता था, फिर उसके आगे आने वाला शेख वो भी यही करता था। और इस तरीके से क्या होता था कि इन शेख्स की एक हायरार्की थी कि अगर 5वें नंबर का शेख कर रहा है तो वो चारों नंबर जो पीछे के चारों शेख रहे हैं उनको भी उन दरगाह में स्थान दिलवाएगा। तो अपने एंसेस्टर्स की भी पॉपुलैरिटी कराते थे, अपनी खुद की पॉपुलैरिटी भी कराते थे, इस्लाम को भी प्रोपोगेट करा देते थे, अपनी टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को भी कोने कोने कॉर्नर कॉर्नर तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचा देते थे इस तरीके से, और जगह जगह अपने श्राइन्स बनवा देते थे। So I think for today it is enough. Come on to the video please.